नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मानव परिसंचरण तंत्र। ये इस वीडियो का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा था परिसंचरण तंत्र की परिभाषा, उसकी क्या आवश्यकता है और समस्त जंतु जगत में परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है। तो आइए आज हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र, वैसे इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, क्योंकि जो सर्कुलेशन होता है वो ब्लड का होता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम देखेंगे 3 भाग। आप ही सोचो कि इस सिस्टम के लिए किस किस की आवश्यकता होगी। सबसे पहला, बहेगा क्या? रक्त। दूसरा, इसको बहाएगा कौन? यानी अत्यधिक दाब से एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक पंप की आवश्यकता होगी, वो काम करेगा हृदय। यानी अपने शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य हृदय के द्वारा रक्त को पंप कर रहा है। तीसरा, पाइप की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पानी को या और कोई भी लिक्विड है उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर दाब से मोटर की सहायता से भेजना है तो पाइप की भी आवश्यकता होगी, अर्थात नलिकाएं। तो 3 प्रकार की संरचनाएं हम देखेंगे। सबसे पहला होगा हृदय, दूसरा होगा रक्त और तीसरा होगा वाहिका या नलिका भी कह सकते हैं, नलिकाएं। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रक्त, हृदय। देखो नलिकाएं मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, जब टॉपिक आएगा तब वापस से और देखेंगे इसको। रक्त नलिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक होती है धमनी, एक होती है शिरा और एक होती है केशिका। इनकी परिभाषा क्या है? धमनी रक्त को हृदय से अंगों की ओर लेके जाती है, यानी हार्ट टू बॉडी। दूसरा, शिरा का काम है बॉडी टू हार्ट। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, एक रक्त को लेकर जाती है, एक रक्त को लाती है। और केशिकाएं, इन दोनों के बीच में ऊतकों के अंदर बारीक महीन नलिकाओं का जाल होता है, जिसको केशिकाएं कहा जाता है। रक्त एक प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक इसको कहते हैं, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और हार्ट, अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, इनमें समझाने में समय लगेगा, तो अलग अलग पार्ट्स में आपको ये उपलब्ध होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हृदय। हृदय जब भी देखना हो, दिल किसी का देखना हो, स्वयं का ना देखकर सामने वाले का देखा जाता है। जैसे इस समय मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो ये मेरा बायां हाथ है, यानी इस ओर बायां होगा। ये आप ध्यान दें, लेफ्ट होगा यहाँ पे। तो मैं बोर्ड पे ही लिख रहा हूं एल, यानी लेफ्ट, यानी ये वाला भाग है वो बायां भाग है, और इधर वाला भाग हो जाएगा वो दायां, अर्थात आर, राइट। और ये भाग होगा दायां। क्योंकि इस चित्र में दायां भाग और बायां भाग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पहले ही नोट कर रहा हूं कि कौन सा भाग दायां है और कौन सा भाग बायां है। कभी भी हमें स्वयं का हृदय नहीं देखना है कि हम इसको खुद पे लागू करें, नहीं, हमें सामने वाले का देखना है। ये भाग हो गया बायां और ये भाग हो गया दायां। अब देखो इसका आकार की बात करते हैं। तो इसका जो आकार होता है वो मुट्ठी के बराबर। कहते हैं किसका दिल बड़ा? जिसकी मुट्ठी बड़ी उसका दिल बड़ा। मुट्ठी के आकार का होता है। साइज भी लगभग ऐसी होती है, आकार और उसकी साइज, आकृति वो है वो मुट्ठी के बराबर। और इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन अपना जो सेंटर है, आगे से देखो एक हड्डी है जो पसलियों को जोड़ती है, वो उसका नाम है स्टर्नम, और पीछे से अपनी रीढ़ की हड्डी, इन दोनों के बीच में मध्य के अंदर पाया जाता है। हमें ये पढ़ाया जाता है कि हृदय थोड़ा बाईं ओर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हृदय मध्य में होता है, बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ होता है, यानी उसका जो नीचे वाला भाग है वो थोड़ा बाईं ओर, नीचे वाला भाग वो बाईं ओर, इस प्रकार से। तो अपना हृदय बाईं ओर है।
थोड़ा झुका हुआ है कहाँ पे, सेंटर में है, जो अपने लंग्स हैं दोनों के बीच के अंदर पाया जाता है। तो ये हो गई इसकी लोकेशन की बात। अब हम इसका थोड़ा चित्र बना लेते हैं। ये चित्र इसका ऐसा है कि इस बनने में नहीं आता हमसे, और कई बार प्रयास करते हैं तो कौन सी नलिका किधर जाती है ये हमारे समझ में ही नहीं आता है। आज आप इस चित्र को बनाना ध्यान से देख लेंगे तो आपके जीवन की ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, आपको दिल बनाना आ जाएगा। तो अपन पहले चित्र बनाते हैं और उसको समझ लेते हैं। सबसे मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। इसके अंदर जो कक्ष होते हैं, ये वाला कक्ष मैंने बनाया है। इसमें देखो 4 कक्ष होंगे, कक्षों की संख्या होगी वो 4 होगी, 2 आलिंद और 2 निलयी। हम पहले वाले वीडियो में भी देख चुके हैं। ये वाला मैंने बायां बना दिया और ये वाला मैंने दायां, ये 2 चेंबर बनाए। और ये नीचे वाले भाग हैं, इसलिए ये है निलय यानी वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल, इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर वाला राइट वेंट्रिकल। इस प्रकार से इसकी जो दीवार होती है, अब इन 4 कक्ष मैं यहाँ पे बनाऊंगा। इन चारों कक्ष में सबसे बड़ा कक्ष होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें से रक्त जो जाएगा वो पूरी बॉडी में पंप होगा, और पूरी बॉडी में रक्त को भेजने के लिए सबसे अधिक दाब की आवश्यकता होगी, इसलिए इसकी दीवार सबसे मोटी होगी। तो यहां पर मैं इसकी दीवार बना देता हूं, और इसकी दीवार पतली होगी क्योंकि इसमें सिर्फ लंग्स को ही भेजा जाएगा, इसलिए यहाँ की दीवार है वो पतली। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ की दीवार मोटी बनाई है और यहाँ की दीवार मैंने पतली बनाई है। ये हो गए वेंट्रिकल दोनों, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो यहां से थोड़ा मैं इसको ऊपर की ओर बढ़ा देता हूं, और यहाँ पे एक नलिका बना देते हैं। ये मैंने वाल्व बनाया ना, वाल्व है ये एक नलिका हो गई। एक वाल्व यहाँ पे रहते हैं, दो वाल्व है। इस हृदय में वाल्वों को समझना बहुत जरूरी है। 4 वाल्व आएंगे, उन चारों वाल्वों को समझेंगे। 4 कक्ष हैं, उन 4 कक्ष को समझेंगे। उसके बाद ये ब्लड फ्लो कैसे होता है, और इसकी जो धक-धक है, हार्ट बीट है वो, यानी इसका नियंत्रण कैसे होता है, किस प्रकार से इसका संकुचन होता है, किस प्रकार से इसका ब्लड फ्लो है, वो सारा अपन देखेंगे। अब मैं यहां से समझा दूं आपको, ये जो नली मैंने बनाई है, इस नली को कहा जाता है महाधमनी, और हिंदी में बात करें तो एरोटा। शरीर की सभी नलिकाओं में सबसे बड़ी नली है, सबसे अधिक दाब से, अधिक प्रेशर से, सबसे अधिक रक्त को ये पंप करती है और पूरी बॉडी के अंदर भेजती है। देखो यहाँ पे वाल्व लगे हुए, वाल्वों को चलो मैं एक साथ पहले हृदय को ड्रॉ कर देता हूं और फिर वाल्व को एक साथ बनाएंगे। तो इसकी दीवार को मैंने थोड़ा पतला बना दिया है और इस प्रकार से बना देते हैं। दूसरा, यहां से एक नलिका निकलेगी और ये जो नलिका है वो आगे जाके, यानी यहां से 2 भागों में बट गई है, 2, क्योंकि ये रक्त को लेकर जाती है फेफड़ों में, एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में। इस प्रकार से थोड़ा सा इसको ऊपर बना देते हैं ताकि इसकी सीट में आ जाए। इस प्रकार अब मैं चेम्बर्स के नाम लिख देता हूँ। ये वेंट्रिकल हो गए और ये आलिंद हो गए। एट्रियम, इस वाले चेम्बर का नाम है एट्रियम, और कौन सा एट्रियम होगा, लेफ्ट, और इसका राइट एट्रियम, RA। ये इसके 4 भाग हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम
और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार से ये 4 खाने हो गए। यहाँ पे 4 वाल्व भी है। एक वाल्व है, ये वाला जो वाल्व है वो आप देखेंगे कि आलिंद और निलय के बीच में है। दूसरा ये आलिंद और निलय के बीच में, ये दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ है। दूसरे 2 वाल्व हैं वो इन धमनियों के बीच में, ये दोनों धमनियां हैं। इस वाली धमनी का नाम होगा फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि फुफ्फुस यानी लंग्स, फेफड़े, फेफड़ों में ये अपने ब्लड को लेकर जाती है लंग्स के अंदर, इसलिए फुफ्फुस धमनी इसका नाम है। ये महाधमनी हो गई। यहां से रक्त आएगा, ये होगी फुफ्फुस शिरा। ये रक्त को लेकर आएगी इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे एक नली और बनाई है मैंने इधर, इसको कहेंगे महाशिरा। महाशिरा, या इंग्लिश में बात करें तो वेना केवा बोलते हैं इसको। अब वेना केवा है, उसके भी 2 भाग है, एक ऊपर से लेके आ रही है, एक नीचे से। ऊपर वाले का नाम है सुपीरियर और नीचे वाले का इंफीरियर। इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, ये दोनों मिल जाती है इस प्रकार से और मिलकर दाएं आलिंद के अंदर अपना रक्त को डालती। इसमें देखो 4 तो है वाल्व और 4 है नलिकाएं। एक नलिका का नाम है महाधमनी, महाधमनी, एक का नाम महाशिरा, पूरी बॉडी का रक्त लाकर यहाँ पे डालेगी। और महाधमनी यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से रक्त को पूरी बॉडी में लेके जाएगी। ये हो गई धमनी और शिरा। दूसरी है फुफ्फुस, एक फुफ्फुस में ये फुफ्फुस के अंदर लेके जाएगी, यानी यहां से जब रक्त आएगा इधर से ये रक्त है वो फेफड़ों के अंदर जाएगा, ऑक्सीजनित होने के बाद में वहां से वापस आएगा। तो 2 तो यहाँ पे, एक तो हो गई शिरा, रक्त पूरी बॉडी से लेके डालेगी और ये पूरी बॉडी में लेके जाएगी। दूसरा फेफड़ों में लेके जाएगी और फेफड़ों से लेकर आएगी। इस प्रकार से 4 तो यहाँ पे रक्त धमनियां हैं, ये शिराएं हैं, नलिकाएं हैं। अब बात करते हैं 4 वाल्व की। 4 चैम्बर हो गए, 4 इसकी नलिकाएं हो गई। अब बात करते हैं 4 वाल्व की। अब मैं बात करता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा मैं इनको मिटा देता हूं, अभी थोड़ा स्पेस चाहिए लिखने के लिए। अब देखो ये साइड है लेफ्ट, बाईं तरफ बता रहा हूं, और ये आलिंद और ये निलय। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड। इसी का एक दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, इसको कहा जाता है। पहले इस वाल्व को समझो, वाल्व क्या है। वाल्व का काम है रक्त के फ्लो को एक ही दिशा में रखना, रक्त बहाव को एक दिशा में रखना। क्योंकि जब इसमें संकुचन होगा तो रक्त इधर जाएगा, इसमें संकुचन होगा तो रक्त वापस ऊपर नहीं जाए। ध्यान देना, जब इसमें संकुचन होगा तो ये बंद हो जाएगा, रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, यानी रक्त के प्रवाह को एक दिशा में बनाता है। सिर्फ रक्त इधर ही जा सकता है, वापस इधर नहीं जा सकता। ये वाल्व का काम है। जैसे इसमें संकुचन होगा तो ये वाला वाल्व खुल जाएगा, और जब इसमें रक्त इधर आएगा उस समय ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा। तो वाल्व का काम है रक्त के प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखना। यहाँ याद रखने के लिए अभी जब मैं यहाँ पे बताऊंगा, इधर वाला ये वाला जो वाल्व है इसका नाम है ट्राइकस्पिड। ध्यान देना, दाईं तरफ आलिंद और निलय के बीच में, दाईं तरफ आलिंद और निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। इधर बाइकस्पिड। ट्राई का मतलब होता है 3 और बाई का मतलब होता है 2। याद रखने का सिंपल तरीका है, बायां है तो बाई का मतलब ये बाई नहीं है, ये बायां ही है। आप ऐसे याद रख सकते हो, बाई और बाइकस्पिड वाल्व होगा और दाईं ओर वो ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। आप ऐसे राइट टे आ रहा है तो टे से ट्राई बनेगा यहाँ पे। इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हैं। तो ये 2 वाल्व है आलिंद और निलय के बीच में। अब ये 2 और 3 का क्या चक्कर है, यहां पे कह सकते हैं कस्प पाए जाते हैं। कस्प का मतलब आप ऐसे मान सकते हैं, ऐसी संरचनाएं होती है, जैसे ये एक गोला है, इसमें एक संरचना ऐसी है, एक ऐसी है। ये दोनों 2 कस्प हैं और दूसरा इधर है 3 कस्प, यानी यहां पे इस प्रकार से 1 2 और 3, इस प्रकार से कस्प हैं। आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक गोले के अंदर
जैसे ये गोला है और उसके अंदर इस प्रकार से 3 वाल्व पाए जाते, 3। अब ये इस प्रकार से खुलेंगे, आप देख सकते हैं, तीनों दूर हो जाएंगे तो खुल जाएगा और तीनों टच हो जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा इस प्रकार से। या अपन ऐसे कह सकते हैं, ये ऐसे होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे होगा, 3 होंगे, तो ये तीनों जब अलग हो जाएंगे तो ब्लड का फ्लो होगा और जब ये टच हो जाएंगे तो ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा इस प्रकार से। तो एक ही दिशा में आने जाने देते हैं। ट्राइकप्सिड यानी यहाँ पे 3 कस्प हैं और बाइकस्पिड यानी यहाँ पे 2 कस्प। ये हो गए 2 वाल्व और इनके नाम। अब बसते हैं यहाँ पे ये जो 2 धमनियां हैं, रक्त को एक लेके जा रही है पूरे शरीर में, एक लेके जा रही है फेफड़ों में। तो यहाँ का जो वाल्व है इसको कहा जाता है सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर, देखो सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा, और लूनर यानी चंद्रमा। आधा जो चंद्रमा होता है उसके हिसाब से यहाँ पे वाल्व होते हैं। ये दोनों वाल्व ध्यान देना 3 कस्प होते हैं। इसके अंदर भी कस्प की संख्या 3, इसमें भी 3। ये भी सेमी लूनर वाल्व है, सेमी लूनर वाल्व है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये 4 वाल्व है। यहाँ पे कस्पों की संख्या 3 और 3, और यहाँ पे भी अपन ने देखा था ट्राइकस्पिड में 3। लेकिन ये एकमात्र वाल्व ऐसा है जिसमें कस्प की संख्या 2 है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है। यहाँ पे कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं सर कस्प की संख्या है वो कितनी है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा है इनके वाल्वों को। तो ये एक हृदय की संरचना हो गई है। अब देखो इसका आवरण की बात करते हैं, हृदय का आवरण। ये जो पूरा हृदय है उस हृदय के इधर बाहर पूरे हृदय को ढके हुए एक आवरण, यानी पूरा का पूरा जो हृदय रहता है वो एक आवरण में बंद रहता है और उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। हृदय किस गुहा के अंदर, पेरिकार्डियम है, उसके आवरण को कहते हैं। यहाँ पे जो स्पेस, यानी ये इसकी मसल्स की दीवार और ये इसकी बाहरी आवरण, इसके बीच में स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाता है पेरिकार्डियल स्पेस। इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, तरल भरा रहता है, उसको कहा जाता है पेरिकार्डियल लिक्विड। पूरे आवरण को बोलेंगे पेरिकार्डियम। स्पेस है जो जगह है उसको बोलेंगे पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल स्पेस, और लिक्विड है उसको पेरिकार्डियल लिक्विड। वैसे पेरी शब्द जहां पे भी आता है इसका मतलब होता है चारों तरफ, चारों ओर। ये हृदय के चारों ओर पाए जाने वाले लिक्विड को पेरी, चारों ओर है पेरिक। और कार्डियल, कार्डियो शब्द जहां पे भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कार्डियो शब्द जहां पे भी आ जाएगा मतलब कार्डियो, कार्डियो शब्द का मतलब है हृदय। बहुत जगह आएगा ये और मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। यानी हृदय के चारों ओर जो स्पेस है पेरिकार्डियल स्पेस, जो लिक्विड है पेरिकार्डियल फ्लूइड या लिक्विड, और इस पूरे आवरण को बोलेंगे पेरिकार्डियम। इसके अंदर की ओर देखो, इसका काम मैं बता दूं, जब हृदय संकुचन होगा तो बार बार ऐसे होगा, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घर्षण होगा, यानी जो फेफड़े हैं उनके मध्य और हार्ट के मध्य घर्षण होगा। इस घर्षण को कम करने के लिए पाया जाता है। दूसरा, बाह्य झटके हो, आघात हो, कोई चोट लगती है, उस चोट से बचाव के लिए भी ये काम करता है, बचाता है हृदय को। यानी ये सुरक्षित आवरण है जिसके अंदर हृदय सुरक्षित रहता है। अब देखो अंदर की बात करते हैं। अंदर यहाँ एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। ये अंदर की दीवार बहुत ज्यादा चिकनी होती है। क्यों? क्योंकि अगर खुरदरी होगी तो ब्लड फ्लो को रोकेगी, फ्लो में अवरोध पैदा होगा, इसलिए बहुत चिकनी पाई जाती है। इसको बोलते हैं अंदर वाला जो आवरण है, ये वाला आवरण, यहाँ पे इसका अंदर का जो आवरण है हार्ट का अंदर का, इसको बोलेंगे एंडोकार्डियम। एंडो यानी इन, अंदर का, कार्डियो शब्द आ ही रहा है, पेरी यानी चारों। अब आप बता सकते बीच वाला जो एक और परत बची हुई है, अंदर का हो गया बहुत चिकना हो गया, ब्लड फ्लो को ये बढ़ा देता है। बाहर वाला पेरिकार्डियम है, सुरक्षा करता है। मध्य वाला मसल्स का, पेशी कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है और इसको कहा जाता है मायोकार्डियम।
मायोकार्डियम। मायो शब्द का मतलब होता है मसल्स, पेशियां। और पेशियां कौन सी पाई जाएगी? कार्डियक पेशियां। पेशियां तीन प्रकार की होती है, चिकनी पेशी या अरेखित पेशी, और एक रेखित पेशी यानी स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं उनको, और तीसरी है कार्डियक मसल्स जो कि सिर्फ हृदय में पाई जाती है, कभी थकने वाली नहीं होती है। यहाँ पर जो पेशियां पाई जाती है देखो, वो तीन आवरण में पाई जाती है, तीन लेयर होती है, और उनका बड़ा बहुत फायदा होता है। वो क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। एक पाई जाती है इस प्रकार से, आप इसको बहुत ध्यान से देखना। एक होती है इस प्रकार से क्रॉस, और एक होती है इस प्रकार से सीधी, यानी तीन लेयर हैं। इस पूरे हृदय के चारों ऐसा होगा, और ऐसा होगा, और ऐसा होगा, यानी क्रॉस भी बन रहा है ऐसे, चारों ऐसी पेशियां पाई जाएगी। पेशी जो फाइबर्स होते हैं वो पाए जाएंगे, वो ऐसे भी होंगे, वो ऐसे भी होंगे, और ऐसे भी होंगे। यानी यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखाए हैं, इसका मतलब वो ऐसे हैं, ऐसे दिखाए हैं तो वो ऐसे हैं, और आड़े ऐसे भी है। इसका फायदा रहता है पेशियां थकती नहीं है। क्रॉसिंग, चारों तरफ से खींचना हो और फैलाना हो तो चारों तरफ से ताकत लगेगी, क्योंकि जैसे अपने ये हाथ है तो ये सिर्फ इसमें एक ही दिशा है, ये इधर ही से इधर, इधर ही इस प्रकार से हो सकते हैं, तो ये थक जाते हैं। लेकिन इसमें क्रॉस है, एक खींच रही है तो दूसरा की जो ताकत है वो क्रॉसिंग से लगती है, इसलिए ये लंबे समय तक काम कर सकती है और कभी थकती नहीं है। ये हो गया इसका आवरण। अब बात करते हैं ब्लड फ्लो, किस प्रकार से ब्लड फ्लो होता है इसके अंदर। सबसे पहले देखो आप, इधर से बॉडी के ऊपरी भाग से, यानी जैसे मस्तिष्क वगैरह है, सिर है, उस वाले भाग का रक्त आएगा, और इस वाले भाग से बॉटम ऑफ द बॉडी, शरीर के नीचे वाले भाग, शरीर के ऊपर और नीचे वाले भाग का रक्त महाशिरा वेना केवा के द्वारा आएगा दाएं आलिंद में। यानी इस प्रकार से रक्त आ रहा है, ये इधर से आ गया और यहां से रक्त आ गया, यहां से रक्त जाएगा आलिंद से, दाएं आलिंद से जाएगा दाएं निलय में, यानी रक्त आ जाएगा यहाँ पे। मैं एक चित्र भी ड्रॉ करूंगा कि इनके नाम अपन लिखेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि रक्त का प्रवाह है वो किस किस दिशा में किस प्रकार से जा रहा है। यहां से रक्त जाएगा जब पंप होगा तो धमनी, और धमनी का नाम फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी दो भागों में बढ़ जाती है, यहाँ पे एक जाएगी राइट भाग में, एक जाएगी लेफ्ट वाले भाग। यहाँ वाला जो बॉडी से रक्त आएगा वो ऑक्सीजनित नहीं होगा, वी ऑक्सीजनित होगा, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। कम ऑक्सीजन वाला ब्लड रक्त है वो, उसका रंग कैसा होता है? नीला। तो यहां से नीला ब्लड आ रहा है, फेफड़ों में जा रहा है, फेफड़ों में जाने के बाद में ऑक्सीजनित हो जाएगा, और ऑक्सीजनित रक्त होता है लाल रंग का। तो अब यहां से ये जो फुफ्फुस सिराएं हैं ये रक्त को लेके आएगी यहां से, तो रक्त आएगा लाल रंग का, यानी ऑक्सीजनित रक्त है। अब ये रक्त कहां पे आ गया? ये आ गया बाएं आलिंद में, यानी फुफ्फुस सिरा से रक्त कहां पे जाता है? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से ये बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ आएगा बाएं निलय में, जो कि इस हार्ट का सबसे बड़ा चेंबर है, और यहां से ये सेमिलुनर वाल्व से होता हुआ, महाधमनी से होता हुआ अब पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। तो ये एक रक्त फ्लो है। अब आप ध्यान से देखो, ये संकुचन होगा तो यहां पे रक्त आएगा, इसमें संकुचन होगा तो फेफड़ों में जाएगा, लंग्स में जाएगा। यहां लंग्स से ऑक्सीजनित रक्त आएगा और इसमें संकुचन होगा तो वो जाएगा बाएं निलय के अंदर। बाएं निलय में संकुचन होगा तो महाधमनी से होता हुआ पूरे शरीर के अंदर जाएगा। रक्त को पूरी बॉडी में जाने के लिए ऑक्सीजनित होगा और पूरी बॉडी में जाएगा, तो उसको रक्त हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। एक बार आया और जाकर फेफड़ों से वापस आया, 2 बार आता है। इसलिए ऐसे परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ध्यान देना, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और ये उन्हीं में पाया जाएगा जिनके हृदय में 4 कक्ष होंगे। जिनके हृदय में 2 ही कक्ष हैं उनके अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जा सकता। ये हो गया इसका ब्लड फ्लो। अब मैं इसका पाथवे लिख देता हूं, रास्ता हम लिखते हैं इसका किधर से किधर चला है।
सबसे पहले शरीर की बात करते हैं। शरीर का सारा रक्त महाशिरा के द्वारा एकत्रित किया जाता है और लाकर छोड़ा जाता है दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से जाएगा, देखो वाल्व का भी नाम मैं लिख रहा हूं साथ में, इसका नाम था ट्राइकस्पिड वाल्व। और इससे जाएगा दाएं नीले में। दाएं नीले से रक्त जाएगा, देखो ये दाया नीले, दाएं नीले से अब वाल्व आएगा, उसका नाम है सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व से जाएगा फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी से वो लग जाएगा फुफ्फुस में, यानी लंग्स यानी फेफड़ों में ऑक्सीजनित हो जाएगा। ऑक्सीजनित होने के बाद में अब वो जो रक्त आएगा, मैं रेड यहां पे आने के बाद में रक्त कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, इसलिए मैं रेड कलर से लिख रहा हूं। फुफ्फुस शिरा से आएगा रक्त, फुफ्फुस शिरा से आएगा, बाएं भाग में आ गया अब, और बाएं भाग का नाम है, सबसे पहले आएगा बायां आलिंद। बाएं आलिंद से अब देखो वाल्व का नाम है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वाल्व से आ गया है सबसे बड़ा भाग बायां निलय। अगर आपको ये पाथवे, ये रक्त प्रवाह है, इसकी दिशा याद हो गई है कि रक्त कहां से कहां जा रहा है, आधा काम तो वैसे ही हो गया। बाएं नीले से जाएगा सेमी लूनर वाल्व, और सेमी लूनर वाल्व से जाएगा महाधमनी, और महाधमनी से पूरी बॉडी में जाएगा, पूरे शरीर में। यहां पे पहुंच गया वापस। अब इन दोनों के बीच में पाई जाएगी शिराएं। वैसे इनका बहुत सारा जाल हो जाएगा, क्योंकि महाधमनी सीधे शरीर में नहीं लेके जाएगी। महाधमनी छोटी धमनियों में, धमनी से धमनिकाएं, और आगे से वो विभाजित होती जाएगी कैपिलरीज तक, और कैपिलरीज बॉडी में, बॉडी से वापस ये वाला चक्कर इस प्रकार से ही चलता रहता है। अब देखो मैंने आपको शुरू में कहा था कि हृदय है वो एक मोटर का काम करता है, पंप का काम करता है, जो मोटर रक्त को, जैसे अपने पानी की टंकी होती है उसमें पानी को चढ़ाना होता है तो मोटर इस्तेमाल करता है। आप इसी तरह को, इस हृदय की क्रियाविधि को समझने के बाद में क्या आप बता पाएंगे कि अपने शरीर में कितनी मोटर पाई जाती है? चलो मैं विकल्प देता हूं। जैसे विकल्प है 1, 2, अधिक और असंख्य। क्या उत्तर होना चाहिए आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। सही उत्तर है 2। आप देखो, एक मोटर है बायां भाग, एक मोटर दायां भाग। पूरी बॉडी से आया, पंप किया, फेफड़ों में चला गया, फेफड़ों से आया, पंप किया, पूरी बॉडी में चला गया, अर्थात 2 बार पंप हो रहा है, तो 2 मोटर पाई जाती है। दोनों मिलके एक हार्ट का निर्माण करती है, यानी 2 पंप है और हार्ट का निर्माण है वो करती है। अब इसमें कार्डियक, इसका जो कंडक्शन यानी इसका जो चालन है वो किस प्रकार से होता है वो हम देख लेते हैं। तो मैं इसी में बता देता हूं। तो ये मैंने रक्त को थोड़ा मिटा दिया है, थोड़ा सा। इस जगह में अपना काम हो जाएगा। ये वाल्व हो गया, देखो इन वाल्व, ये वाले वाल्व है यूं होंगे, और इधर वाले वाल्व वो नीचे की ओर डायरेक्शन है, वो इनकी उल्टी डायरेक्शन है। वैसे मैं आपको कार्डियक साइकिल पढ़ाऊंगा, उसमें ये वाल्व है वो और दिखाऊंगा आपको। अब देखो आप इसका कंट्रोल कैसे होता है। ब्लड नहीं, हार्ट है वो एक प्रकार का मायोजेनिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आप। मायोजेनिक, इसको हिंदी में बोलते हैं पेशी जनित। हृदय एक पेशी जनित अंग है, इसको समझते हैं। देखो अपनी बॉडी में जितनी भी प्रकार की मांसपेशियां हैं, जो जैसे 639 मांसपेशियां हैं, उन सब का कंट्रोल मस्तिष्क के पास में होता है। अर्थात इनको कंट्रोल, इनको कार्य करने के लिए, इनको संकुचन करने के लिए एक इंपल्स की आवश्यकता होती है, और वो इंपल्स है वो मस्तिष्क से आता है। लेकिन हार्ट ऐसा अंग है जो अपने इंपल्स खुद बनाता है।
यानी हार्ट को संकुचन के लिए, इसकी मांसपेशियों के संकुचन के लिए जो आवेग चाहिए वो आवेग इसके स्वयं के द्वारा बनाया जाता है। यानी ये पेशियां हैं वही आवेग को बनाती है, इसलिए इसको कहा जाता है पेशी जनित। इस पेशी जनित होने का क्या कारण हो गया? इसका ऐसा होने से क्या फायदा हो गया? ये हो गया ऑटोनोमस, यानी एक तरह से बोल सकते हैं स्वचालित। हृदय एक प्रकार का स्वचालित अंग अर्थात अपने आप काम कर सकता है, क्योंकि मस्तिष्क पे निर्भर नहीं है, अपने आवेग स्वयं बना सकता है। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि ये मस्तिष्क पर निर्भर नहीं है। मान लो सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं और आवेग आना बंद हो जाए, दिमाग भूल जाए, जैसे सांस है, चाहे अपन रोक सकते हैं, अपने आप भी चलते रहते हैं, तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की है कि ऑटोमेटिक ही चलता रहे, मस्तिष्क से इंडिपेंडेंट है, ये निर्भर नहीं है, उस पर स्वतंत्र है। ये इसका फायदा हो गया। अब देखो आवेग ही खुद बनाता है, वैसे अपने यहां से ये जो परानुकंपी है पूर्ण तरह 100% नहीं है, ध्यान देना, 100% स्वचालित नहीं है। इसका नियंत्रण मस्तिष्क के पास ही होता है। कैसे? मान लो आपके सामने अचानक शेर आ जाए तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी ना, तो वो किसने बढ़ाई है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो मस्तिष्क के मेडुला ओब्लोंगेटा, मस्तिष्क का एक भाग है यहाँ पे पश्चिम मस्तिष्क में, उसका मेडुला ओब्लोंगेटा एक भाग है, उसके अंदर दो केंद्र पाए जाते हैं। एक हार्ट की गति को बढ़ाने वाले होते हैं, एक हार्ट की गति को कम करने वाले होते हैं। वहां से भी निर्देश आते हैं। अब वो निर्देश कहाँ पे आएंगे? ये जो दीवार है, इस दीवार में लगभग यहाँ पे पेशियों का एक गुच्छा पाया जाता है, और ये पेशियां संकुचन का कार्य नहीं करती है। इस पेशीय गुच्छे को कहा जाता है SAN। मैं 4 नाम बताऊंगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। इसका पूरा नाम है सिनुएट्रियल नोड। सिनुएट्रियल नोड, एट्रियल आलिंद में पाई जा रही है, इसलिए सबसे पहले यहां पे इंपल्स का निर्माण होगा, और वो इंपल्स का निर्माण है वो यहां पर। आप लगभग ऐसे मान सकते हो, जो आलिंद है दोनों, उनके बीच में जो पट्ट है, उस पट्ट के पास में भी एक ऐसी ही पेशियों का एक विशेष गुच्छा पाया जाता है, एक गांठ पाई जाती है, उसको कहा जाता है AVN। AVN क्यों दिया है? क्योंकि ये आलिंद और निलय, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि आलिंद और निलय है, मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया, आलिंद और निलय वाले जो हैं उनके बीच में यहां पर एक गुच्छा पाया जाता है, नोड पाई जाती है, नोड गांठ कह सकते हैं। दूसरा भाग है, इनसे ये पेशियों के द्वारा, कुछ फाइबर से तंत्रिकाएं, वैसे तो ये पेशियां ही हैं, उनसे ये जुड़ी हुई रहती है, तंत्रिका के समान कार्य करती है। यहां से 2 तंतु निकलते हैं, एक आता है, एक से फिर 2 हो जाते हैं। इस दोनों को कहा जाता है बंडल ऑफ हिज। मैंने कहा था 4 नाम बताऊंगा, 2 बताए मैंने। एक शॉर्ट में बात करें तो SAN ये रहा, एक रहा AVN, और इसका हो गया बंडल ऑफ हिज। और चौथा नाम, ये जो फाइबर है वो हृदय की पूरी दीवार में फैल जाते हैं। मैं ये वाले जो मसल्स हैं इनको, क्योंकि इसके साथ ही जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये इस बॉडी में चले जाते हैं, पूरी बॉडी में, ये वाला इधर चला जाता है, और ये आगे फिर छोटे छोटे ऐसे शाखाएं हैं, और भी डिटेल में आगे और भी छोटी छोटी शाखाओं, ब्रांचेस के अंदर, यानी ये पूरे के पूरी हार्ट की जो वाल्व है उसके अंदर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ शाखाएं हैं, इनको कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर, 4 नाम याद रखना। पूरी हार्ट की जो पूरी वाल्व है, पूरी मसल्स है, वहां तक इस इंपल्स को, यानी संकुचन के लिए जो इंपल्स होगा उसको किस प्रकार से पहुंचाया जाता है? AVN में बनेगा, वो इंपल्स जाएगा, SAN में बनेगा, SAN में बनने के बाद में AVN में जाएगा, AVN से बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर के द्वारा
पूरी की पूरी हार्ट की दीवार के अंदर ये आवेग को पहुंचा दिया जाता है इस प्रकार से, और पूरे की पूरी पेशियां वो संकुचन करती है, इसमें संकुचन होगा। अब देखो पूरा का पूरा हृदय इस प्रकार से एक साथ संकुचन नहीं करता। सबसे पहले संकुचन यहाँ वाले भाग में होगा, क्योंकि निर्देश एसएम से उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद में ये जब कार्डियक साइकिल देखेंगे उसमें देखेंगे अपन सबसे लास्ट में इसमें होगा, क्योंकि ये सबसे दूर वाला भाग है। सबसे पहले दायां आलिंद और सबसे बाद में है वो बायां नील है। इस प्रकार से ये जो 4 भाग हैं अलग अलग टाइम पर संकुचित होते हैं, और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप वो वीडियो एक बार देख लें तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से पूरा का पूरा हार्ट है वो वर्किंग कर रहा है। ये हृदय का पूरा संकुचन है, इसमें आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से संकुचित हो रहा है। ये इसके वाल्व हैं और उसकी कैपिलरीज पेशियां हैं जो उसको विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। ये वाल्व की संरचना आप देख सकते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। यहाँ से आपको साफ नजर आ रहा है कि हृदय के बायां भाग और दायां भाग वो अलग अलग समय पर संकुचित हो रहा है, दोनों एक साथ संकुचित नहीं हो रहे हैं। ये वाल्व, चारों वाल्व है वो एक साथ आप देख सकते हैं, और ये पूरा हृदय किस प्रकार से वो संकुचित हो रहा है क्लियर नजर आ रहा है इसमें। और पूरा का पूरा हृदय एक साथ संकुचित नहीं होता है, इसके अलग अलग भाग वो अलग अलग समय पे संकुचित होते हैं, और ये हम कार्डियक साइकिल के अंदर देखेंगे।